हेलो प्रिय बच्चों, मैं आज आपको वक्रों के अनुरेखण के लिए यानी कि कर्व ट्रेसिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, एसिम्प्टोट पर। एसिम्प्टोट को हिंदी में अनंत स्पर्शी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि एसिम्प्टोट है क्या, उसके बाद उसको निकालने का भी नियम जानेंगे। ठीक है, तो एसिम्प्टोट आप इंग्लिश में एक वर्ड आता है टेंजेंट, हिंदी में से बोलते हैं स्पर्शी। ठीक है, टेंजेंट यानी कि स्पर्शी। टेंजेंट को आप जानते होंगे कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, जो किसी दिए गए कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर टच करता है टेंजेंट। तो ये जो एसिम्प्टोट है, जिसको हिंदी में आप अनंत स्पर्शी बोलते हैं, तो ये भी एसिम्प्टोट भी एक टेंजेंट ही होता है। तो इस टेंजेंट में और जो अभी तक आप टेंजेंट जानते थे उसमें इसमें अंतर क्या है। ये जो टेंजेंट होता है, जो वो कर्व होता है, उसको इनफाइनाइट पे टच करता है। ठीक है, मतलब वो फाइनाइट प्लेन में टच नहीं करता है, टच तो करेगा लेकिन वो आपके आँख के सामने नहीं होगा, वो एट द इन्फिनिटी होगा। मतलब होता क्या है कि जो कर्व होगा वो एसिम्प्टोट के धीरे धीरे जैसे जैसे एक्स या वाई या दोनों टेंस टू इन्फाइनाइट होते हैं, चाहे एक्स टेंस इन्फाइनाइट को टेंस कर रहा हो, चाहे वाई या दोनों एक टेंस कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो कर्व होता है एसिम्प्टोट के निकट जाने लगता है, क्लोजर एंड क्लोजर होने लगता है। माने और निकट जाएगा और निकट जाएगा, और इस तरह से निकट जाते जाते वो जब इन्फाइनाइट पर जाएगा तो उसको जाकर टच कर जाएगा। मतलब इस तरह से आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट का मतलब टेंजेंट ही होता है, लेकिन ये इन्फाइनाइट पे टच करेगा इसलिए इसका नाम एसिम्प्टोट हो गया। और ये मान लीजिए कि कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व आ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि ये एसिम्प्टोट है, इसका नाम ये है एसिम्प्टोट। ये एसिम्प्टोट है, ये कोई कर्व है, इसका नाम है y=fx। तो जब हम जान गए कि ये एसिम्प्टोट है, इसका मतलब ये जो कर्व है धीरे 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 इसके निकट आएगा, निकट आएगा और धीरे धीरे निकट आते जाएगा, लेकिन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये जो है धीरे धीरे इसके देखिए निकट आ रहा है और निकट इस तरह से आया, क्लोजर होता जा रहा है, धीरे धीरे निकट होता जा रहा है, और थोड़ा आगे जाएगा और थोड़ा निकट हो गया, देखिए थोड़ा और निकट हो गया, और आगे जाकर और निकट हो गया और निकट हो गया, और थोड़ा सा दूर जा करके फिर इसकी पैरेलल मूव करने लगेगा। पैरेलल मतलब समांतर मूव करेगा। पैरेलल क्यों मूव करता है? क्योंकि ये आपको लग रहा है, ये पैरेलल मूव करने का मतलब है कि ये इसके करीब जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्लो हो गया है इसके करीब जाना, मतलब इतना ज़्यादा धीमी गति से अब इसकी ओर जा रहा है कि आपको पैरेलल महसूस हो रहा है। बहुत दूर कहीं जाएंगे, बहुत दूर, तो ये लगभग थोड़ा सा और करीब आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा इसको स्लोप कर दूंगा तो ये क्या करेगा कि आसपास ही कहीं इंटरसेक्ट कर देगा और इनफाइनाइट तक जा नहीं पाएगा टच करने के लिए। तो इसीलिए ये पैरेलल का भाव ये होता है, पैरेलल का सेंस ये होता है कि यानी कि ये इसके निकट बहुत ही ज़्यादा स्लो गति से इसकी ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से इसकी ओर जा रहा है, और बहुत दूर कहीं जाने पे ये थोड़ा सा आपको और इसके निकट दिखाई पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाने पर और निकट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ी से इसकी ओर मोड़ेंगे तो ये मतलब इधर कहीं इंटरसेक्ट कर देगा। इसीलिए धीरे धीरे इसकी ओर जा रहा है, इसीलिए इसको पैरेलल दिखा देते हैं। और इसी के पैरेलल ये जो है इस तरह से अब ये मूव करता रहेगा। और तो ये पैरेलल मूव करने का मतलब यही रहेगा कि इसके क्लोजर एंड क्लोजर होता जा रहा है, निकट होता जा रहा है, और जो है जब ये इनफाइनाइट पर कर्व पहुंचेगा, जब ये इनफाइनाइट पर कर्व पहुंचेगा तो इसको टच कर जाएगा। यही होता है एसिम्प्टोट का मतलब। ठीक है, एट द इनफाइनाइट मतलब लास्ट में जहाँ पर टच करेगा वहाँ या तो एक्स टेंस टू इनफाइनाइट होगा या वाई टेंस टू इनफाइनाइट होगा या दोनों ही टेंस टू इनफाइनाइट होंगे। इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये एसिम्प्टोट का मतलब होता है। और एसिम्प्टोट में कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एसिम्प्टोट इसको इनफाइनाइट पर टच करेगा। इसका मतलब है कि ये मत सोचिएगा कि ये आसपास कहीं काट नहीं सकता है। ये इनफाइनाइट टच करने का मतलब है ये मत सोचिएगा कि इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये एसिम्प्टोट ऐसा भी कर सकता है, अगर आप कहते हैं कि कोई कर्व का ये कोई कर्व है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन है, और मान लो आपको ऐसा लगता है कि ये कर्व ऐसी जगह से काट दिया, ऐसे काट दिया,
और हम कह रहे हैं कि ये इसका एसिम्प्टोट है, तो काट सकता है, काटने में कोई वो नहीं है कि नहीं काट सकता है, लेकिन आपने इसको एसिम्प्टोट कह दिया है, चूंकि इसका मतलब है कि ये जब एसिम्प्टोट है तो ये इसके पैरेलल मूव करेगा, मैंने ऐसा बता दिया। इसका मतलब ये आगे जाएगा और आगे जा करके फिर ये बैक होगा, और बैक होकर के फिर इसके धीरे धीरे क्लोजर होता जाएगा, और फिर इसके पश्चात जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब पैरेलल तो इसको चलना ही है, भले ही अगर एक जगह इंटरसेक्ट कर दिया तो कर दिया, लेकिन इसके पैरेलल इसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट तो कई जगह कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, कि वो एक नहीं 2 3 4 जगह या कई जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन बाद में उसको पैरेलल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे कई जगह काटे, ठीक है, ऐसे ऐसे कई जगह काटे, लेकिन अगर एसिम्प्टोट है, अगर एसिम्प्टोट है तो उसके पैरेलल वो मूव करेगा ही कभी कहीं न कहीं। ठीक है, ये पैरेलल मूव करेगा ही, इंटरसेक्ट करने का कोई वो हमारा यहाँ पे इशू नहीं है, लेकिन वो अगर एसिम्प्टोट है तो पैरेलल मूव करेगा। मैं आपके तमाम एग्जांपल आपके सामने ऐसा रखूँगा जहाँ पर मैं दिखाऊँगा कोई इंटरसेक्ट भी करेगा और पैरेलल भी मूव करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और कोई एसिम्प्टोट है, मान लीजिए कि nth डिग्री का है, nth डिग्री का है, तो उसकी कुल एसिम्प्टोट की जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो n हो सकती है। अगर nth डिग्री का कोई आपका इक्वेशन है तो उसके n एसिम्प्टोट पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका एक भी एसिम्प्टोट ना हो, हर करो का कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर है तो मैक्सिमम उनकी संख्या n हो सकती है। मतलब nth डिग्री का अगर कोई इक्वेशन है आपका जो है, तो उसको हो सकता है कि उनके एसिम्प्टोट की संख्या 0 हो या 1 हो या 2 या 3 हो, लेकिन मैक्सिमम अगर होगी तो n होगी। ठीक है, इससे अधिक एसिम्प्टोट नहीं हो सकते। तो हर कर्व का एसिम्प्टोट नहीं होता है, वही कर्व का एसिम्प्टोट भाई, ये कर्व क्या करेगा, एसिम्प्टोट को इनफाइनाइट पर टच करता है, इसका मतलब कर्व को इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा। तो क्या हर कर्व इनफाइनाइट तक जाता है? हर कर्व तो इनफाइनाइट तक जाता नहीं है। आप सर्किल का इक्वेशन जानते हैं, x² + y² और a² है, तो ये तो इधर ही रह गया, इनफाइनाइट तक गया ही नहीं। तो ये अगर इसकी एसिम्प्टोट के बारे में बात करें तो कैसे संभव है भाई, कर्व पहले इनफाइनाइट तक जाए तब तो टच करेगा। अब कर्व इनफाइनाइट तक जा ही नहीं रहा तो टच कहाँ से करेगा? इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हर कर्व का एसिम्प्टोट होता ही होगा, क्योंकि जब से सबसे जरूरी शर्त है कि कर्व इनफाइनाइट की ओर जाए। अगर कर्व इनफाइनाइट पर जाएगा ही नहीं तो इनफाइनाइट पर टच कैसे करेगा? ठीक है, इसलिए कर्व को इनफाइनाइट पर जाना तो अति आवश्यक शर्त है, लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि अगर कर्व इनफाइनाइट पर जाएगा तो टच करेगा ही, एसिम्प्टोट मतलब उसका होगा ही। मतलब पहला शर्त तो ये है कि इनफाइनाइट पर जाए, लेकिन ये अपने दिमाग में मत रखिएगा कि अगर कोई कर्व इनफाइनाइट पर जाएगा तो इनफाइनाइट पर जाने का मतलब है कि उसका कोई ना कोई एसिम्प्टोट होगा। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y² = 4ax, ये तो आप देख रहे हैं कि ये जो है जाता है इनफाइनाइट पर, तो जाता ही है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वो इनफाइनाइट जा रहा है, लास्ट में x टेंड्स टू भी इनफाइनाइट है, y टेंड्स टू भी इनफाइनाइट है। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगा। लेकिन इस पैराबोला का कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है, तो हर कर्व का कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है। मतलब ये मत सोचिएगा कि कर्व जो है इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसका कोई एसिम्प्टोट होगा ही। तो एसिम्प्टोट कब होगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि एसिम्प्टोट कब मिलेगा। एसिम्प्टोट को मैं 2 पार्ट में समझाने का प्रयत्न करूँगा आपको। एक एसिम्प्टोट होगा जो किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होगा, आइदर आप x एक्सिस, आइदर आप y एक्सिस, ठीक है, एक इस टाइप का एसिम्प्टोट होगा। और एक एसिम्प्टोट होगा जिसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक मतलब होता है कि स्लैंट, मतलब वो तिरछा जाएगा, मतलब वो जो है कि नाइदर x एक्सिस के पैरेलल होगा, नाइदर नॉर y एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, उसका नाम होगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और दोनों ही एसिम्प्टोट बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप दोनों ही एसिम्प्टोट को सीखिए। देखिए, अगर आप कर्व की ट्रेसिंग सीखना चाहते हैं, कर्व की ट्रेसिंग में आपका रुचि है, तो एसिम्प्टोट के बिना कर्व को बहुत अच्छा तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एसिम्प्टोट को आप मेहनत से समझ लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है, जिससे कि आप ट्रेसिंग वगैरह अच्छा से कर सकें। तो 2 तरीके के एसिम्प्टोट आपको बताए जाएंगे, एक हो जाएगा आपका पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस, एक होगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट। दोनों को हम 2 पार्ट में सीखेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो पहले जो है देखिए, ये दोनों मतलब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। मैं पहले आपको एसिम्प्टोट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस के बारे में बताऊंगा कि कोई अगर कर्व है तो उसका अगर एसिम्प्टोट है तो आप एक्सिस के पैरेलल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, तो मेरा पहला केस क्या बन रहा है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस, किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो जो इसका
वो है मतलब रूल है, शॉर्टकट रूल जो आपको बताया जा रहा है वो ये है। जैसे कर्व का इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तो आप ये देखिए कि यक्स का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म, अगर उसके कॉफिशिएंट को जीरो मान लोगे, ठीक, एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को जीरो मान लोगे तो जो आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा। कब? एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को जीरो मानोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलेगा। बड़ा सिंपल सा रूल है। इसी प्रकार से वाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट जीरो मानोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले आपको जैसे समझाने का, जैसे जैसे इस इक्वेशन को आप देखिए, ये इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आप पढ़े होंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हिंदी में समकोणीय अतिपरवलय का ये इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और आप बताइए कि एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है। एक्स का हाईएस्ट एक ही टर्म ही है, एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म का यही तो है एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म। एक्स पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1। कहीं पर एक्स के ऊपर डिग्री 2 या 3 या 4 दिखाई पड़ रही है आपको? एक्स पे हाईएस्ट डिग्री यही दिख रही है 1, यही एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म हो गया। अच्छा, कॉफिशिएंट क्या होगा बताओ? वाई। एक्स के हाईएस्ट, ये एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? वाई, वाई है ना, तो वाई को जीरो मान लो, वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो वाई इक्वल टू जीरो आएगा, यह एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को आप जीरो मान कर ला रहे हैं, वाई इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्प्टोट मिल गया। जिस अगर एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को जीरो मानोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलेगा, और वाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को जीरो मानोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। तो यहाँ पे इसका एक एसिम्प्टोट मिल गया आपको वाई इक्वल टू जीरो, एक एसिम्प्टोट मिल गया वाई इक्वल टू जीरो, एसिम्प्टोट 1 मिल गया, एसिम्प्टोट 1 मिल गया। और एसिम्प्टोट 2 पे चलते हैं, और मैंने कहा कि अगर y के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट जीरो मानोगे तो y के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलेगा। y का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? यही है, एक ही टर्म ही है, तो y पर हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, 1 है कि नहीं है? 1 है। तो इसका ये y का हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, तो y के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? x। एक्स को जीरो मानो, तो एक्स को जीरो मानोगे तो ये भी एक एसिम्प्टोट मिल गया। चूंकि ये वाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को जीरो मान करके लाए हो, इसीलिए ये भी एक एसिम्प्टोट हो गया जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। ये दो एसिम्प्टोट मिल गए। अच्छा, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, थर्ड डिग्री का इक्वेशन तो है नहीं। और मैंने कहा कि जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उससे मैक्सिमम एसिम्प्टोट पॉसिबल ही नहीं है। दो एसिम्प्टोट निकाल लें तो तीसरे एसिम्प्टोट कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये थर्ड डिग्री का रहता और दो एसिम्प्टोट निकाले होते तो एक बार मैं थोड़ा सा केयर करता, कहीं थर्ड कोई तीसरा एसिम्प्टोट तो कहीं नहीं है, मैं उस तीसरे एसिम्प्टोट को भी मैं ढूंढने का प्रयत्न करता। लेकिन फिलहाल ये सेकंड डिग्री का ही है इक्वेशन, ये तो दो से अधिक एसिम्प्टोट मिलेंगे नहीं, तो एक एसिम्प्टोट ये हो गया, एक एसिम्प्टोट ये हो गया। इस तरह से एसिम्प्टोट आपको निकाले जाते हैं। और एक प्रॉब्लम आप देख लीजिए, अभी मैं ट्रेसिंग नहीं कर रहा हूँ, उसका ट्रेसिंग मैं करके दिखाऊंगा, पहले आपको मैंने बताया कि किस तरह से निकाला जाता है। आप और देख लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर। आप इसी क्वेश्चन को देख लो। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, एसिम्प्टोट निकालने का तरीका बताया कि एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को जीरो मानो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलेगा। एक्स का यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? इसमें एक्स पे फर्स्ट डिग्री है, यहाँ एक्स पे सेकंड डिग्री है, तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म ये माना जाएगा। इस पे एक्स पर वो फर्स्ट डिग्री है, इस पे सेकंड डिग्री है, चलिए ये एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? वाई, यही तो है। तो वाई को जीरो मानो, वाई को जीरो मानो तो फिर फर्स्ट एसिम्प्टोट मिल गया, ये पहला एसिम्प्टोट मिल गया एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म। और वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? यहाँ वाई फर्स्ट डिग्री है, यहाँ वाई सेकंड डिग्री है, तो ये वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म हुआ, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स को जीरो मानो, ये एक एसिम्प्टोट ये मिल गया, दो एसिम्प्टोट मिल गए। हालांकि आप देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है,
देखो थर्ड डिग्री क्यूबिक इक्वेशन है ना, थर्ड डिग्री इक्वेशन है ना, इसका मतलब इसमें 3 एसिम्प्टोट की संभावनाएं बन सकती है। मैं कह रहा हूँ कि गारंटी नहीं है कि 3 होंगे, 3 से कम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम 3 हो सकता है। यानी अभी मेरे पास एक संभावना है कि मैं ढूंढूं कि क्या इसमें का एसिम्प्टोट और तो नहीं छिपा हुआ है, इसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको आब्लिक एसिम्प्टोट पे नहीं ले जा रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक एसिम्प्टोट इसमें और मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं आब्लिक एसिम्प्टोट पर कि उसको कैसे निकाला जाता है। जब उसको मैं बताने लगूंगा कि आब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकाला जाता है, तब उसको आपको दिखाऊंगा। इसमें एक आब्लिक एसिम्प्टोट भी मिलेगा, वो तीसरा होगा, क्योंकि क्यूबिक की इक्वेशन है तो 3 एसिम्प्टोट की संभावनाएं थी, 2 मिल ही गया, एक और चांसेस दिख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक और है, ठीक है। तो वो वाला जो है मैं अभी जब आप लेकर एसिम्प्टोट समझाने लगूंगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट देखिए आपको पैरेलल टू एक्सिस, ये दोनों एसिम्प्टोट आ गए, ठीक है। और आप देख लीजिए एक आध, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। जैसे y x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर सी स्क्वायर, ये है। आपको क्या प्रश्न है, पैरेलल है कि एसिम्प्टोट पाना है पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस, ठीक है। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इसका वो कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन का y हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और एक्सपेंड कर ले तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा बताओ, एक्स पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? यहाँ पे देखो एक्स पे फर्स्ट डिग्री है, यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ फर्स्ट डिग्री, यहाँ सेकंड डिग्री है। तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है बताओ? ये है ना। एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना आया है? 2, यही तो है। यहाँ तो एक्स का फर्स्ट डिग्री है, यहाँ एक्स है ही नहीं है। एक्स का ये हाईएस्ट डिग्री टर्म यही वाला होगा। तो एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है? वाई है। ये एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है, एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट कितना है? वाई है। वाई को 0 मान लो। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्प्टोट मिल गया, एक एसिम्प्टोट तो यही वाला हो गया, ठीक। y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट 0 मान लिया, y इक्वल टू 0 आ गया। और ये देखो तो तुम कुल मिलाकर के एक क्यूबिक इक्वेशन है, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, 0 डिग्री। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यानी कि अभी इसमें हम और ढूंढने का चेष्टा करेंगे कि कुछ और तो नहीं पैरेलल वाले एसिम्प्टोट हैं। कि अभी मैं आब्लिक वाला तो आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, आब्लिक वाला तो मैं थोड़ा देर बाद चर्चा कर लूँगा, पहले मैं तभी मैं देखूंगा। तो अभी तो मैंने एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को 0 माना। अब मैं एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म यही था, और वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखा जाए तो ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म माने ये तीनों मिल करके एक टर्म बन रहा है। ये पूरा वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म है। यही यहाँ पर भी वही सेम, वाई को फर्स्ट डिग्री, वाई फर्स्ट डिग्री, वाई फर्स्ट डिग्री, ये तीनों तो वाई अगर कॉमन कर लेंगे तो यही बन जाएगा। यानी यही वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म हो गया। भाई यहाँ पर भी वाई फर्स्ट डिग्री है, यहाँ वाई फर्स्ट डिग्री है, यहाँ वाई फर्स्ट डिग्री है। तो तीनों में से वाई कॉमन कर लेंगे तो वाई के फर्स्ट डिग्री का कोफिशिएंट ये होगा। वाई का फर्स्ट डिग्री टर्म क्या है? वाई का फर्स्ट डिग्री टर्म क्या है? ये पूरा ही मिल करके वाई का फर्स्ट डिग्री टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाई का फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पर भी वाई का फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पर भी वाई का फर्स्ट डिग्री है। तो यानी ये तीनों मिल करके वाई का फर्स्ट डिग्री टर्म हो गया। तो यानी इस पूरे को लेकर के वाई के कोफिशिएंट को 0 मानेंगे। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है? अगर इसको देखें तो यही वाला है, ये वाई का कोफिशिएंट है ये, यानी इसको 0 मान लें। तो वाई के कोफिशिएंट को 0 माने तो वाई का कोफिशिएंट क्या है? यही तो है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसी को 0 मानो। जब इसको तुम 0 मानोगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को तुम 0 मानोगे तो तुमको क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा। ये 2 मिलेगा, ठीक। एक ये मिल गया y इक्वल टू 0, एक मिल गया x इक्वल टू 1, एक मिल गया x इक्वल टू 2, 3 मिल गए। ये जो है दोनों, ये y के कोफिशिएंट को 0 मान कर आया, तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये x के कोफिशिएंट को 0 मान करके लाया तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। 3 एसिम्प्टोट मिल गए। चौथा एसिम्प्टोट की पॉसिबिलिटी है, थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, चौथे की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि थर्ड डिग्री के इक्वेशन में 4 से एसिम्प्टोट हो ही नहीं सकते हैं। तीनों एसिम्प्टोट आपको मिल गए, यानी इसमें अब कोई चौथा की संभावना ही नहीं है, यानी अवलीक के तो कोई चांस ही नहीं बचा होगा, क्योंकि तीन ही मिलने थे, तीनों में हमने सर्च कर लिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 एसिम्प्टोट मिल गए, ठीक है। तो ये आपका 3 एसिम्प्टोट यहाँ पर मिल गए। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि x के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को अगर 0 मान देंगे तो x एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्प्टोट मिल जाएगा, और y के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट 0 मान देंगे तो y एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्प्टोट मिल गया। तो ये 3 एग्जाम्पल से आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ।
जैसे इसको देखो y x माइनस वन बराबर सी स्क्वायर है। ये सी स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं, सी भी लिख लो, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, अगर y का, अब इसमें y का हाईएस्ट डिग्री टर्म, मैं पहले पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस वाला ही बता रहा हूँ। तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है? y का हाईएस्ट डिग्री टर्म यही तो है, y का हाईएस्ट डिग्री टर्म यही तो है y। तो ये पूरा y का हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, तो y का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या? x माइनस वन, कोफिशिएंट क्या? x माइनस वन। तो अगर इसी कोफिशिएंट को मैं जीरो मान दूंगा, x माइनस वन को उनको जीरो मान दूंगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा। यानी ये एक एसिम्प्टोट मिला, क्योंकि ये y के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो मानने की वजह से हुआ, इसलिए ये तुम्हारा एक एसिम्प्टोट मिल गया x इक्वल टू 1। ये y के पैरेलल होगा। और अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, अगर इसको मैं ये एक एसिम्प्टोट ये मिल चुका है, समझे? अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है। अगर आप केयर करिए तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है? ये यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ एक्स है ही नहीं, यहीं पर एक्स है। तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री कौन है? यही तो है, एक्स का हाईएस्ट डिग्री। तो यही वाला जो टर्म है एक्स का हाईएस्ट डिग्री वाला, इसका इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? वाई, यही तो है y। तो इसी y को अगर हम जीरो मान दें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्प्टोट मिल जाएगा, यानी y इक्वल टू जीरो। तो ये एसिम्प्टोट आपको ये मिल गया y2, y इक्वल टू जीरो। अब ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, तो तीसरा किसी एसिम्प्टोट का कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको एक एसिम्प्टोट और मिल गया, A हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक एसिम्प्टोट एक मिल गया, एक एसिम्प्टोट मिल गया, थर्ड एसिम्प्टोट की कोई चांस नहीं, क्योंकि सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। तो ये आपको मैंने 4 एग्जाम्पल की मदद से आपको मैंने बताया कि कैसे जो है आप एसिम्प्टोट आइदर ऑफ द एक्सिस पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस निकालते हैं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा। सेकंड वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप इस एसिम्प्टोट को ध्यान से समझ लीजिए, तभी आप ट्रेसिंग को कायदे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप चाहे tan x का ट्रेसिंग करें, cot x का ट्रेसिंग करें, तमाम में ट्रेसिंग करें, sec x cosec x, सभी में एसिम्प्टोट की जरूरत पड़ती ही है। तो इसको आप जानें, ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए आप सेकंड वीडियो आप देखिएगा। इतना पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ओके।